गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम वन शॉट रिवीजन करेंगे और मैं अपने इस चैनल पर आने वाले ऐसे सारे वीडियो में जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अब हम आज पढ़ेंगे छंद। इसके पहले हमने आपको पढ़ा दिया था काव्य भेद, पहले गद्य पद साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास। काव्य बोध में हमने काव्य के भेद, रस और अलंकार, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमारा है छंद, तो हम आपको इसके छंद का परिचय, प्रकार वगैरह बता देंगे। बच्चों, ये हमारे नोट्स बने हुए हैं, तो हम इन नोट्स से आपको पढ़ा रहे हैं। बकाया जो आपका सिलेबस में से उतना ही पढ़ाएंगे। इसमें काफ़ी लेंदी दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है, उसको छोड़ देंगे। जो आपके सिलेबस में जितना आना है बस उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। छंद, छंद का दूसरा नाम क्या होता है? छंद का दूसरा नाम है पिंगल। और इसकी परिभाषा देखते हैं। छंद उस पद रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से बंधी हो, उसे छंद कहते हैं। छंद का मतलब होता है बंधना। तो जो ये नियम से बंधी होती है, जो रचना, जो आपकी जो दोहा वगैरह हैं, जो सब कुछ ये नियम से बंधे हुए हैं, उनको किस और नियम क्या है? जैसे वर्णों का, मात्राओं की गणना होती है, यति होती है, गति होती है, इनका क्रम होता है, एक तुक होता है। ये जो विशेष नियम है, इनसे जो बंधी होती है उसे हम छंद कहते हैं। और ये नियम जो आपको बताया है यहाँ, यति, गति, क्रम एवं तुक, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम आपको बाद में बताएंगे, जिससे आपको समझ में आया कि ये है क्या, जो यहाँ पे बता रहे हैं ये है क्या। छंद शब्द छंद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित, यानी खुश करना होता है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा वेदांत के 6 अंगों में से एक अंग क्या है? छंद है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि जो पिंगल ऋषि मुनि है ना, उनके नाम से इसका नाम पड़ा है पिंगल। छंद के 7 अंग होते हैं। तो हम अब छंद के, कोई 6 भी बताता है, कोई 7 भी बताता है, कोई 8 भी बताता है। ऐसे कि यहाँ पे गति है, कोई वो इसको कर देते हैं यति और गति, ऐसे ऐसे कर लेंगे। वर्ण, मात्रा ऐसे मिला के बोल देते हैं, तो एक हो जाता है। अलग अलग कर दे तो वर्ण अलग हुआ, मात्रा अलग हुआ। तो चलो हम आपको सबसे पहले जो इनके अंग हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं कि छंद के 6 अंग होते हैं। आपकी जो बुक में, आपके सिलेबस में बताए हैं, उसमें 6 अंग बताए हैं। एक चरण और पाद, दूसरा वर्ण और मात्रा। इसको देखो, मैंने यहाँ अलग अलग लिखा है, इस आपके जो सिलेबस है उसमें एक साथ लिख दिया है, यति, गति, तुक और गण। तो इनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है चरण पाद। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्तियों में समान वर्ण एवं मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पाद कहते हैं। क्या होता है? जैसे कि 4 चरण होते हैं, उसके हिसाब से इस तरह से आपको बताते हैं क्या होता है चरण। जैसे कि एक दोहा लिखा हुआ है पूरा, तो एक जैसे एक लाइन ये लिखी है, एक लाइन ये लिखी है, एक ये लिखी है, एक यहाँ लिखी है, तो इस तरह से यति हो जाती है। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 लाइन होती हैं, इनको ही चरण बोलते हैं। 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं। इनको पाद भी बोलते हैं। तो प्रथम एवं तृतीय चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे को सम कहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? जो प्रथम और द्वितीय है, कौन? प्रथम और तृतीय, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं विषम। और दूसरा और चौथा है उसको बोलते हैं सम। ठीक है, तो जो प्रथम और तृतीय चरण को विषम बोलते हैं और दूसरे एवं चौथे चौथे को सम कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं वर्ण। ध्वनि की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। छंद शास्त्र में वर्ण को 2 प्रकार के होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक लघु वर्ण होता है, एक गुरु वर्ण होता है। जो अपनी मात्राएं होती हैं ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, तो ये इन सब के बारे में हम आगे भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे भी शॉर्ट में आप देखते जाइए कि क्या हम बता रहे हैं। तो लघु वर्ण में एक मात्रा होती है,
जो ये लघु वर्ण है उसमें एक मात्रा होती है और गुरु वर्ण में दो मात्रा होती है। दो मात्राओं के लिए हम एस का सिंबल बनाते हैं, लघु मात्रा के लिए हम वन का जो पाई होती है या वन होता है उसका सिंबल बनाते हैं। ठीक है, लघु और गुरु के भी नियम होते हैं कि कैसे लघु मानेंगे, किनको हम गुरु मानेंगे, तो इसके भी जो नियम होते हैं वो यहाँ पे हैं। देखो आप यहाँ ये मात्रा गिनने के नियम। तो हास स्वर और हास स्वर तथा हास स्वर वाले व्यंजन वर्ण को लघु कहते हैं। ठीक है, लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई की तरह होती है, जैसे आ ई उ और ऋषि, ये आपके कौन से हैं, ये लघु हैं। और दीर्घ स्वर कौन होते हैं, दीर्घ स्वर व्यंजन वर्ण को गुरु कहते हैं, जिससे एस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसकी मात्रा को हम दो गिना जाता है। हम क्या, जिनकी मात्रा को दो गिनते हैं जो एस चिन्ह से, और इनके जो है वो क्या है, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये पूरे मिला के 11 होते हैं। जो लघु में है वो 4 होते हैं और जो दीर्घ में है वो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजा, तो रा आपका व्यंजन है, इस पे हमने एक आ की मात्रा लगी हुई है तो ये 2 पे गिनेंगे, इस पे एस आ जाएगा। जा आ का डंडा है तो एस आ जाएगा, तो 2 और 2 4 मात्राएं हो गई। अब जैसे यहाँ लिखा एतयव, ठीक है, क्या लिखा है, एतयव, तो यहाँ पे आ छोटा लिखा है तो 1 ता 1, लेकिन यहाँ पे ए है, देखो ये, तो 2 आएगा, वा का 1, तो यहाँ मात्राएं कितनी हुई, 5, 1 2 3 4 5 मात्रा हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना कि वर्ण को कैसे गिने थे और मात्राओं को कैसे गिनेंगे। देखो मात्रा यहाँ पे आ गया। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्ण की मात्रा पाई होती है, जैसे हम 1 गिनते हैं, तथा गुरु वर्ण की मात्रा एस को हम 2 गिनते हैं। ठीक है, अब हमारा आएगा क्रम। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर देते हैं तो आपको ऊपर तक का दिखेगा, नीचे, हाँ देखो अब आपको क्रम का दिखाई दे रहा है। उसी अब क्या क्रम, इसको हम संख्या भी बोलते हैं। वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। किसकी व्यवस्था को, जो एक सा बिल्कुल लगा रहता है, वर्ण और मात्रा की जो लाइन होती है जो एक सी होती है उसे हम क्रम कहते हैं। यति, यति हम किसको बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बीच में जो लिखी हुई है, जो चरण है इसके बीच में जो कोमा लगा रहता है ना, जब हम कोई भी दोहा पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, कुछ भी, तो बीच में रुकते हैं सांस लेने के लिए, तो वो यहाँ पे रुक जाते हैं, जो कोमा लगाते हैं यहाँ रुकते हैं, इसको इसीलिए यहाँ पे इसको यति बोलते हैं। इसको यति को हम विराम भी बोलते हैं। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को हम यति कहते हैं। ठीक है, अब है गति और लय। छंद को पढ़ते समय मात्राओं के लघु अथवा दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। लय, जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, तो एक लय में पढ़ते हैं ना, तो छंदों को भी इसी तरह हम जो उनकी मात्राएं लघु होती हैं, दीर्घ होती हैं, उसके तुक भी होता है उसमें, तो उससे हमें एक लय बनती है, तो एक गति बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति। अब है तुक, मतलब समान, वही हम बोले तुक। तो छंद के प्रत्येक चरण के अंत में एवं बीच में व्यंज की समानता को तुक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, व्यंज की समानता को तुक कहते हैं। जिस छंद में तुक नहीं मिलता है उसे अतुकांत कहलाते हैं। वो वाले छंद कैसे कहलाते हैं, अतुकांत। जो आजकल बन रहे हैं, जो छंद अभी आज के समय जो बन रहे हैं, उसमें ना छंद कुछ नहीं देखते हैं, उसमें छंद का ना मात्रिक देखते हैं, ना अर्धमात्रिक देखते हैं, ना वार्णिक देखते हैं, मतलब अतुकांक ही छंद बनते हैं इस समय। एवं जिसमें तुक मिलता है उसे हम कहते हैं तुकांक, जिसे हम क्या कहते हैं, तुकांत। तो देखो आपकी है जो गाइड, इसमें भी इसी तरह से दिया है। अंग के छंद हमने पाद चरण पढ़ा दिया, वर्ण मात्रा पढ़ा दिया, उसमें वर्ण और मात्रा में हमने लघु और गुरु के नियम भी आपको बता दिए हैं। यति का बता दिया, जहाँ हम रुकते हैं, गति का बता दिया, लय प्रभाव तुक का बता दिया। अब है हमारा गण। गण ये कोई बहुत ज़्यादा इसका नहीं है, लेकिन इसको भी हम आपको बता देते हैं। इसका हमारा थोड़ा अलग लिखा हुआ है,
तो गण का नियम क्या है? गण का नियम है कि वर्णिक छंद होते हैं जो छंदों की जब हम गणना करते हैं तो उसमें एक गण के क्रमानुसार की जाती है। जो ये दिया हुआ है पूरा बना हुआ है, इसके अनुसार ही वर्णों की वो गणना होती है। तो इसको हम आप एक बार समझ लीजिए ध्यान से। बहुत सिंपल है, देखने में लगता है कि ये क्या बना हुआ है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आराम से समझ जाओगे। बहुत सिंपल है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। 3 वर्णों का एक गण होता है, ठीक है। और गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। जैसे कि यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो अब आप ये तो याद कर नहीं पाओगे कि ये कैसे याद करेंगे, इसको हम कैसे याद कर पाएंगे, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी एक लाइन यहाँ ये वाली दी हुई है, या माता राज भानस लगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आपको याद करना है आपको कैसे बोलना है। या माता राज भानस लगा, या माता राज भान सलगा, कुछ भी बोल सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अगर ये लाइन याद है तो आपको ये पूरी आपकी जो आपकी पूरी जो नियम बना हुआ है, जो सूत्र बने हुए हैं, ये सब आपको याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसका जो या माता, ये इसका पहला वर्ड है। यहाँ से लेके हमने यहाँ पहला वर्ड आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे हम कैसे करेंगे? या माता का सबसे पहला ले लेंगे, या माता, ठीक है। फिर इसका पहला लेंगे माँ से, माँ तारा, ठीक है। तो इससे दोनों तीनों बड़े हैं, ठीक है, माँ तारा। फिर हम यहाँ से लेंगे ताराजा, एक एक छोड़ते जाएंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम लेंगे रा से, राजभा, ठीक है। फिर रा छोड़ देंगे, फिर जा भा, जभान, ठीक है, लिखा ये जभान, ठीक है। फिर यहाँ जा छोड़ देंगे, भानस, ठीक है। फिर यहाँ भा छोड़ देंगे, नसल्ग, ठीक है, नसल। फिर यहाँ पे ना छोड़ देंगे तो जी सबसे लास्ट का आ जाएगा सलगा। और उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको मात्राएं बताएंगे। जैसे कि पहले ये छोटा है तो इसको बन आएगा, ये इसमें आ के डंडे लगे हैं तो ये गुरु आएंगे दोनों। फिर यहाँ पे तीनों गुरु आएंगे, यहाँ पे तारा गुरु आएगा, और जा छोटा है तो मतलब इसका लघु आएगा। ये रा बड़ा है तो गुरु आएगा, ये छोटा जा है, और फिर ये भा है तो गुरु लघु गुरु। ऐसे इसमें आएगा लघु गुरु लघु, ऐसे आएगा गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है जिससे आपको समझ में आ जाए। पिताजी, तो ये पिताजी लिखा हुआ है, छोटी ही है, ठीक है। तो इसमें छोटी की मात्रा चढ़ी है तो इसको क्या 1 ही गिनेंगे, इसको गुरु, और इसको गुरु। यहाँ गुरु गुरु गुरु, यहाँ गुरु गुरु और लघु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु, ठीक है। ये आपके सारे नियम यहाँ पे हमने आपको बता दिए हैं। इससे आपको मतलब जो बस आपको इतनी ये लाइन आपको याद करनी है, उससे आपको सारा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या बकाया। और जो इसमें दिए हुए हैं वो अभी हम बताते हैं फिर से, जब तक हम जो हमारे पहले के छंद हैं वो देख लेते हैं। मेरे बना हुआ है तो डिस्टर्ब हो गया, मैंने पीछे देख लिया तो आगे का चला गया, नहीं आ जाएगा, ज़्यादा आ गया। देखो अब ये आपका यहाँ से हमने आपको बताया था गण, ठीक है। तो गण का पीछे लिखा हुआ था तो वो हमने आपको बता दिया। आपके यहाँ इसमें भी लिखा हुआ है, छोटा सा है, बिल्कुल जरा सा है, आप आराम से याद कर सकते हो। अब छंद के प्रकार हम देख लेते हैं। और हमारे यहाँ पे तो मात्रा गिनने की नियम वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उतना ही हम बताएंगे। तो अब सिलेबस में दिया है छंद के प्रकार। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं?
तो यहाँ पे लिखा है छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद मुख्यतः? छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक व्रत। लेकिन यहाँ वर्णिक ही छंद है और तीसरा होता है मुक्तक छंद। 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ आपके मैं 4 प्रकार के बताए, वर्णिक व्रत बताया है। तो सबसे पहले हम वर्णिक छंद के बारे में पढ़ते हैं। जिन छंदों की रचना वर्णों की गिनती के आधार पर होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे सवैया, इंद्रव्रज, उपेंद्रव्रज आदि। ठीक है, इनमें क्या वर्णों को गिना जाता है। और दूसरा होता है मात्रिक छंद। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। हमने आपको बताया था ना मात्रा कैसे गिनते हैं, एक लघु होती है, एक गुरु होती है, और इसमें क्या इसको सिर्फ वर्ण को गिनते हैं। तो कैसे गिनते हैं वर्णों को? जैसे आपने लिखा है यहाँ पे क म ले, तो ऐसे गिनेंगे 1 2 3, ऐसे वर्ण गिनते हैं वर्णिक छंद में। ठीक है, तो मात्रिक छंद का बता दिया। मात्रिक छंद में कौन कौन आते हैं, जैसे कि दोहा है, सौरठा है, हरिगीतिका है आदि। इसके 3 प्रकार होते हैं। किसके? मात्रिक छंद के। एक होते हैं सममात्रिक छंद, जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं। जो हमने आपको बताया था ना चरण, ये चरण होते हैं ना 1 2 3 4। तो बोलते जिनकी चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं वो कौन से होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं। और अर्ध सममात्रिक छंद वे हैं जिनके पहले और तीसरे चरण में और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं। कैसे? जैसे पहले लिखा है ना इसमें अर्ध सममात्रिक, पहले और तीसरे, पहला और तीसरे में समान मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में समान मात्राएं होंगी, तो वो अर्ध सममात्रिक हो जाएगा। सममात्रिक मतलब सभी में समान, अर्ध सममात्रिक मतलब आधे में समान और फिर आधे में समान। ठीक है, और विषम मात्रिक छंद वे होते हैं जिनका कोई भी चरण समान ना हो। किसी में कोई मात्रा, किसी में कोई मात्रा, किसी में कोई मात्रा, किसी में कोई मात्रा हो, ऐसे होते हैं आपके विषम मात्रिक छंद। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद में क्या होता है। देखो, सममात्रिक छंद मतलब 1 2 3 4 है, चारों में समान मात्राएं हों वो हैं, चारों चरण में समान मात्राएं हों वो सममात्रिक हैं। अर्ध सममात्रिक मतलब पहला और तीसरा और दूसरा और चौथा इसमें समान होंगी और इसमें समान होंगी, आधे आधे में समान होंगी, वो होगा अर्ध सममात्रिक। और विषम मात्रिक में होता है कि किसी भी चरण में कोई भी समान ना हो, किसी में कोई मात्रा, किसी में कोई संख्या की मात्रा या समान मात्रा नहीं होती है। अब आपको दिखाते हैं वर्णिक व्रत। तो छंदों में मात्राओं के अतिरिक्त वर्णों की संख्या तथा क्रम के अनुसार भी गणना होती है। ऐसे छंदों को जिनकी गणना वर्णों के अनुसार होती है वर्णिक व्रत कहते हैं। इसमें 4 समान चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम सुनिश्चित रहता है। गणों में वर्णों का बंधा होना इसका प्रमुख लक्षण है, इसलिए इसे वर्णव्रत, गणव्रत या गणनात्मक छंद भी कहते हैं। 7 भगण और 2 गुरु का मत्स्य और सवैया का उदाहरण है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं वर्णिक व्रत में, इसमें बोल रहे हैं कि इसमें 7 तो भगण होते हैं सबसे मेन, तो 7 भगण होते हैं और 2 गुरु होते हैं प्रत्येक चरण में। तो कैसे पता चलेगा आपको भगण? यहाँ आपको बताते हैं, ये लिखा हुआ है। अब भगण से हमें ऐसे समझ में आएगा, जी लिखा है भगण, यहाँ लिखा हुआ है ना भगण, तो भगण मतलब यहाँ पे 7 होंगे भगण। तो यहाँ आए हम भानस, ठीक है, भगण से क्या है? भानस है। तो कैसे होंगे? 7 होंगे। तो मतलब पहला होगा आपका गुरु और 2 होंगे आपके लघु। ठीक है, ऐसे ही 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 होंगे। और फिर गुरु होगा, 2 कैसे होंगे? गुरु होंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है मत्यंड और सवैया। ये आपको पीछे दिया हुआ है, आपके सिलेबस में यही है, आपके सिलेबस में है, सवैया है और ये लिखा है मत्यंड। ठीक है, तो अब हम आपको पढ़ाते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद चरणों की अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान की ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसका कोई नियम नहीं है,
यह एक प्रकार का लयात्मक गण है जिससे पद का सारा काम चलता है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक हिंदी में निराला माने जाते हैं। ये मुक्तक छंद क्या, अभी जो आधुनिक कविता हैं उसमें यूज किया जाता है मुक्तक छंद को, और जो इस छंद के जो प्रवर्तक हैं वो निराला माने जाते हैं। इन्होंने ही मुक्तक छंद की शुरुआत की है और काफ़ी क्वांटिटी में या काफ़ी मात्रा में इन्होंने मुक्तक छंद की मतलब मुक्तक छंद का यूज किया है। अब छंद का काव्य में महत्व। छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, हमने आपको बताया था। इसका महत्व निम्नलिखित है। छंदोबद्ध रचना में स्थायित्व होता है। छंद युक्त रचना सीधे हृदय को प्रभावित करती है। छंद युक्त रचना सरस होती है। छंद युक्त रचना हृदय की सौंदर्य भावना को जागृत करती है। ठीक है, अब सबसे पहला छंद है सोरठा। तो हम आपको सोरठा पढ़ाएंगे। इसमें सिर्फ चार ही छंद दिए हुए हैं, तो सिर्फ वही 4 पढ़ाएंगे। यह भी अर्ध सम्मार्तिक छंद है। कौन सा, जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया था ना, अर्ध सम्मार्तिक छंद। तो ये कैसा है, अर्ध सम्मार्तिक छंद है और दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, इसके विषम चरणों में, अब आपको पता है कि विषम कौन सा चरण होता है, पहला और तीसरा होता है विषम, और सम होता है आपका दूसरा और चौथा। तो इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। जो दोहा होता है उसमें होती हैं 13-13, इसलिए इसको बोल रहे हैं दोहे का उल्टा होता है। और सम चरणों में दूसरे अथवा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दोहा में होती हैं 11-11। तो ये उल्टा हो गया। तुक और तुक होती है इसमें, ठीक है। दोहा में तुक नहीं होती है, लेकिन सोरठा में तुक होती है। तो तुक आपकी प्रथम और तृतीय चरणों में होती है, लास्ट के चरणों में नहीं होती है। दूसरे और चौथे चरणों में तुक नहीं होती है। किस में होती है, पहले में होगी और तीसरे में होगी। ठीक है, ये जो विषम चरण है इसमें तुक होगा, इसमें और इसमें लास्ट में तुक होगा। ठीक है, और इसके अंत में लघु अवश्य होंगे। कैसे होंगे, लघु छोटे होंगे। लघु जैसे ये है, ए है, ये सारे कैसे हैं, लघु हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरणों के आरंभ में जगण नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं कि दूसरे और चौथे चरणों के आरंभ में, जैसे ये दूसरा है, ठीक है, और ये चौथा है, तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, जगण नहीं होना चाहिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसका सोरठा का एक उदाहरण आपको समझा देते हैं। अर्ध सम्मार्तिक ये सोरठा, इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ा दें कि दोहा का उल्टा होता है। 11-13 मात्राएं होती हैं, विराम, और 24 जब सभी मात्राओं को मिला लेते हैं तो 24 मात्राएं होती हैं। अंत में तुक नहीं मिलना आवश्यक होता है। ठीक है, पहले और तीसरे में तुक मिलना जरूरी होता है। तो इसमें देखो, इसमें तो तुक मिल रहा है, वैन, एन, ठीक मिल रहा है ना। इसका उदाहरण देखिए। सुनि केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहंसे करुणा एन, चितई जानकी लखन तन। अब इसको गिने के कैसे, इसको भी आप देखो, ध्यान से देखना। ये आपको बताया था ना कि जो कुछ मात्राएं होती हैं, यहाँ देखिए, ये बताया था ना, ये आपका छोटे में जाएगा, छोटा ई, ऊ, तो ऊ और ऊ की मात्राएं भी आपकी मतलब एक गिना जाएगा इनको, और री। ठीक है, तो ये क्या ऊ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, इन सबको एक गिनेंगे। तो सु, सु नी, तो सु का 1, नी का 1, ए, ये ए है तो इसका 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 2 मात्रा है, ये छोटा है तो 1। ठीक है, तो इसको गिनते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो पहला चरण है इसमें 11 हो गई मात्राएं। फिर प्रेम, इसमें एक ही मात्रा है तो 2 1 1 2 2 1 1 1, और इसमें एक ही मात्रा है तो 2। तो अब इसकी मात्राएं गिन लेते हैं, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और 13। तो इसका जो दूसरा चरण है उसमें 13। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, इसमें यहाँ भी 11 होंगी और यहाँ भी 13 होंगी। तो ये जो एक और आपको यहाँ आया है सामने, इसलिए आपको बता देते हैं कि जो चांद बिंदी है इसको एक ही गिनते हैं, और अगर किसी पे जैसे कि आपकी माँ लिखा है उस पे सिर्फ बिंदी अकेला आ रहा है, अनुस्वार है, तो इसमें आपको 2 गिनेंगे। तो इसको हम क्या गिनेंगे? 2, गुरु। इसको हम क्या करेंगे? गुरु गिनेंगे, 2 गिनेंगे। और लेकिन चांद बिंदी अगर है तो उसे हम एक ही गिनेंगे। तो विहन से करुणा एन, तो आपके यहाँ पे आएगा 1 1 2 1 2 2 2 1। तो इस तरह से ये भी आपकी 11 हो गई हैं। और ये आपकी यहाँ पे गिनेंगे तो चितई जानकी लखन तन, तो 1 1 1, ये छोटी की मात्रा है इसको 1 लेंगे। जानकी ये बड़ी की मात्रा है तो हम 2 लेंगे। लखन और तन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो लास्ट का जो चौथा चरण है उसको सम चरण भी बोलते हैं इसको। तो इसको इसकी मात्राएं 13 हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि सोरठा का नियम पूरा कैसा क्या है। अब हम आपको यहाँ पे अब पढ़ाएंगे सेकंड जो है वो है कवित्त छंद। तो अब हम आपको इसमें से आपको पढ़ाते हैं कवित्त छंद। ये वर्णिक छंद है। कौन सा? कवित्त छंद। कौन सा है? वर्णिक छंद। इसमें हम वर्ण को गिनते हैं, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मात्राएं, इसमें जो आपको छोटा बड़ा स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो नहीं गिनते हैं, इसमें सिर्फ वर्ण गिनते हैं। ठीक है। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। अब हम आपको वर्ण गिन के बताते हैं और बीच में जो यति है वो बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 16 चरण आए, 16 आए ना। 16 के बाद इसमें यति हो गई। ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर 15 के बाद भी यहाँ पे बंद स्टॉप हो गया। तो क्या लिखा है इसमें? 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। ठीक है। हर चरण का अंतिम वर्ण कैसा होता है? गुरु होता है। जो अंतिम वर्ण होता है वो कैसा होता है? गुरु। देखो इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई, लगी 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 लगी, तो सारे में आपकी गुरु आया है। इसमें हमेशा सब में बाद में क्या होगा? गुरु होगा। लेकिन मात्रा हम इसकी मतलब इसको वर्ण ही गिनेंगे। लेकिन ये क्या होता है? अंतिम वर्ण कैसा होता है? गुरु होता है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको बताएंगे सवैया छंद। तो सवैया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसमें भी वर्णिक छंद है जी। इसके कई प्रकार हैं। यहाँ मध्यम और दुर्मिल प्रकार दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम मध्यम पढ़ लेते हैं। ये 4 चरण होते हैं इनके। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। तो ये प्रत्येक चरण में कितने? 23 वर्ण होते हैं। अभी हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। ठीक है। वर्ण 7, इसमें क्या होता है? इसमें जो वर्ण होते हैं वो 7 भगण होते हैं और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। तो देखो पहला भगण है, देखो पहला भगण है 1 2 3, ये भगण हो गया। तो भगण का हमने आपको नियम बताया था। देखो इसमें भी दिया हुआ है। जो भगण है ना दिया हुआ है, भगण में होता है भानस। तो पहला गुरु है और दूसरे 2 कैसे हैं? लघु हैं। तो देखो इसमें आपको दिए हैं पहला देखो गुरु है, फिर दोनों लघु हैं। पहला गुरु है, फिर दोनों लघु हैं। पहला गुरु है, आपको समझ में आ रहा है ना। फिर दोनों लघु हैं। पहला गुरु फिर दोनों लघु, पहला गुरु फिर दोनों गुरु लघु, फिर गुरु फिर लघु, फिर गुरु फिर लघु। और आपके यहाँ पे बताया है कि जो 2 हैं वो आपके कैसे होंगे? गुरु। तो पहला और दूसरा गुरु। ये यहाँ पे आपको जितने भी हैं यहाँ तक 7 हो गए हैं। 7 भगण यहाँ बताए हैं और 2 गुरु के क्रम में बताए हैं। ठीक है। अब आपका आ गया रुबैया छंद। रुबैया शब्द अरबी के रुआ शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है 4। ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? 4। इस प्रकार रुबैया में 4 चरण होते हैं। फारसी में इसे तराना भी कहते हैं।
इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। रुबैया उर्दू फारसी की एक छंद शैली होती है जिसमें 4 समृद्ध चरण होते हैं। इसमें से पहला, दूसरा व चौथा समतुकांत होते हैं, जबकि तीसरा चरण भिन्न तुकांत होता है। इसका जो चरण होते हैं, जो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों तो तुकांत होते हैं, लेकिन जो तीसरे नंबर का होता है वो तुकांत नहीं होता है, वो भिन्न होता है, तुकांत से भिन्न होता है और एवं स्वतंत्र भी होता है। रुबैया छंद के और वो क्या कहलाता है? रुबैया छंद कहलाता है। कभी कभी चारों चरण ही सनुप्रास होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे इसका हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। जितनी दिल की गहराई हो उतना गहरा है प्याला, जितनी मन की मादकता हो उतनी मादक है हाला, जितनी डर की भावुकता हो उतनी सुंदर साखी है, जितना हो जो रसिक। देखो यहाँ हम रुक रहे हैं ना, रसिक मेरी यति है, कोमा लगा है चारों में, उसे है, यहाँ पे देखो यहाँ भी कोमा लगा, उसे है उतनी रसमय मधुशाला। ठीक है, तो ये 3 तो आपका तुकांत है और ये तीसरे नंबर का जो आपका चरण है वो अतुकांत है, स्वतंत्र है, और जो तुकांत लाइन है ना उससे भिन्न है। ठीक है बच्चों, आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा छंद जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, हमारा छंद टॉपिक। अब हमें आपको नेक्स्ट पढ़ाना है शब्द शक्ति। क्या पढ़ाना है? शब्द शक्ति। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसे। तो बच्चों, आपको ये छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और थैंक यू, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑफ हिंदी की पाठशाला। बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।